ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इसके लिए ट्रिक है। तो ये तो मेरे पास पूरी सीरीज है, लर्न कैसे करनी है। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है। दो छोटी छोटी चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं एंड एक सिंगल प्रोडक्ट हमको देती है। ए पहले बी के साथ था और सी डी के साथ था, इन्होंने कर लिया एक्सचेंज। ए किसके साथ चला गया, यहाँ पे सी के साथ चला गया और बी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ डी के साथ। हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना जो बेसिक चीज हम इस चैप्टर में समझेंगे वो चेंजेस है कि हमारे आसपास ना बहुत सारे चेंजेस अगर करते हैं, जैसे हम पहले छोटे से थे अब हम बड़े हो चुके हैं, तो ये भी तो एक चेंज है ना। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो दोनों क्या चेंजेस हैं एंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज हमारे पास होता क्या है, अगर आप ये समझ जाओ ना तो केमिकल तो आपको इजिली आ जाएगा। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें अगर एक सब्सटेंस से हमने दूसरा सब्सटेंस बनाया है तो उसी सब्सटेंस से ना हम वापस से वो पहला वाला सब्सटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो ए जो सब्सटेंस है ना वो बी में चेंज हो गया तो वापस से मैं बी से ए बना सकती हूँ, ठीक है। विच मीन्स ये क्या हो गया, रिवर्सिबल। रिवर्स करना मतलब वापस से उल्टा हो सकता है, तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर समझोगे ना आप तो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम आइस की बात करें, इसका फॉर्मूला भी होता है H2O। आपको अभी तक तो पता है ना H2O किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है वाटर का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला मैं कह रही हूँ किसका है, आइस का। विच मीन्स केमिकल फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ, विच मीन्स केमिकल चेंज तो यहाँ पे नहीं ही होगा। तो यहाँ पे देखो ये एक फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि अगर आइस मेल्ट हो गई, ये किस में चेंज हो गई, ये हो गई पानी में चेंज। तो पानी से मैं वापस से तो आइस बना सकती हूँ ना, फ्रीजर में डाल दूंगी। तो विच मीन्स ये एक फिजिकल चेंज है जहां पे कुछ एज सच चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम रिवर्स कर सकते हैं उसको, ठीक है। जहां पे रिवर्स नहीं कर पाएंगे वो केमिकल चेंज हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास अगर टूट गया तो वहां पे कुछ केमिकल चेंज नहीं हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन बिकॉज सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फिजिकल चेंज वहां पे अकर हुआ है, तो देखो, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है ना। अब आप कहोगे वाटर से आइस तो बन गया, बट जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है यानी कि जो हमें दिख रही हैं, जैसे कि क्या, उसका साइज हो गया, उसका शेप, उसका स्टेट। स्टेट ही तो यहाँ पे चेंज हो रही है ना। फिजिकल स्टेट हम कहते हैं क्या क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, विच मीन्स ये हमारे पास क्या है, एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। बहुत सारे मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं सो दैट आप समझ सको। मे बी कोई MCQ में आ गया तो आप इजिली इनको बता पाओगे। देन है मिक्सिंग ऑफ कैंडीज। कैंडीज को आपस में मिक्स कर दो, फिर हम सेपरेट कर सकते हैं। श्रेडिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका शेप हम चेंज कर रहे हैं ना। जैसे प्लेन पेपर था उसकी मैंने, जैसे यहाँ पे जो भी बनाया है मैंने बोर्ड बना दी, ठीक है। तो बोर्ड अगर बना दी है तो उसका शेप चेंज हुआ है ना, कुछ उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। देन है हमारे पास बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। स्टीम का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O ही होता है। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ एग। देन है ड्राई आइस सब्लिमेशन। यहाँ पे सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड से ना डायरेक्टली गैस में हम चेंज करते हैं या फिर गैस से सॉलिड में। उसके बाद है कटिंग ऑफ हेयर एंड चॉपिंग ऑफ वुड। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल चेंज में, जो कि है हमारे पास इररिवर्सिबल। इसको तो भैया आप नहीं चेंज कर पाओगे। विच मीन्स अगर ये चेंज हो चुका है यानी कि केमिकल चेंज अगर हुआ है तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बनने वाला है एंड इसको आप रिवर्स बैक नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं रस्टिंग। रस्टिंग आपको पता है आयरन में होती है, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। तो Fe जो है ना वो किस में चेंज हो जाता है, Fe2O3 डॉट XH2O में, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो विच मीन्स यहाँ पे केमिकल चेंज अकर करा है। फिर आता है डाइजेशन, ठीक है। खाना अब डाइजेस्ट हो चुका है तो ऑब्वियसली उसको वापस से हम खाने में नहीं चेंज कर सकते हैं। देन आता है रॉटिंग, कोई चीज सड़ गई है तो वापस से आप उसे फ्रेशन अप कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। देन आता है कंबशन, जैसे हमने लकड़ी ले ली उसको जला दिया तो अब राख बन गई, ठीक है, ऐश जिसको हम बोलते हैं। तो वापस से क्या अब मुझे वो वुड मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। कंबशन में कार्बन को भी अगर आप
जैसे बर्न करोगे तो ये किस में चेंज हो जाता है, CO2 में। तो यहाँ पे नई चीज बन गई है ना, क्या ये एज इट इज रहे, नहीं, यहाँ पे एक नया कंपाउंड बना है, ठीक है। तो अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंस में। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। और कुछ आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ना कोई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर करी है, जिसके लिए हमारे पास होती हैं 4 चीजें। सबसे पहले मेरे पास है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे कि NH3 और HCl को मैंने आपस में रिएक्ट करवाया, ये दोनों होती हैं गैसेस, ठीक है। G से अगर मैंने लिखा है इसका मतलब है दोनों है गैसेस, ये दोनों बना देती है रिएक्ट करके NH4Cl। अब ये NH4Cl क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है एक सॉलिड। तो अगर ये सॉलिड है विच मीन स्टेट, तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज हुआ है। उसके बाद आता है चेंज इन कलर, Fe प्लस CuSO4, जहां पे भी Cu यानी कि Cu2 प्लस आयन होता है, कॉपर का आयन होता है, उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। इन दोनों की अगर रिएक्शन होती है ना, तो कैसे रिएक्शन होती है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो कि आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे बनता है FeSO4 प्लस इधर पे आ जाता है Cu। तो यहाँ पे FeSO4 की फॉर्मेशन की वजह से कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर दो चीजों को मैंने रिएक्ट कराया और यहाँ से कुछ ना कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, तो समझ जाओ यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। और कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे Zn प्लस HCl, इन दोनों की रिएक्शन अगर आप कराओगे तो ZnCl2 प्लस H2, तो यहाँ पे मुझे कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है ऑब्वियसली। फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास ना एक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक क्या होती है, एक्सो एंड थर्मिक। एक्सो एग्जिट हो रहा है, यानी कि हम बाहर निकल रहे हैं, तो एग्जिट। और आपने एक्सटीरियर इंटीरियर सुना होगा, इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट हो चुका है विच मीन्स बाहर निकल रही है। थर्मिक, आपने थर्मल एनर्जी सुना होगा, वर्ड किसके लिए आता है, ये वर्ड हमारे पास आता है, दिस वर्ड इज फॉर हीट, ठीक है। तो ये वर्ड हमारे पास है हीट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं ये वर्ड हीट के लिए है, विच मीन्स इसका मतलब क्या बन गया एक्सोथर्मिक का, कि हीट बाहर निकल रही है। तो किसी भी रिएक्शन से अगर हीट बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, उसको हम कह देते हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है, CaO प्लस H2O को अगर आप रिएक्ट कराते हो ना, तो यहाँ पे एक तो बनता है CaOH2 विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे बहुत सारी हीट निकलती है। ये जो ट्राइंगल हम बना रहे हैं ना, ये किसके लिए बनाते हैं, ये बनाते हैं हीट के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई होगी। फिर आता है यहाँ पे एक हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। ये आपके NCERT में भी गिवन है। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखो ये है पूरा हमारे पास सेटअप। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये चाइना डिश है जहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, इसको अगर हम बर्न करते हैं ना, तो एक तो हमें डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देखने को मिलती है। ये पूछे जाते हैं सारी चीजें, तो अच्छे से नोट डाउन करना। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आपको देखने को मिलती है। देन यहाँ पे आपने जब बर्न करा, जैसे ही रिएक्शन हो गई, तो यहाँ पे ना आपको व्हाइट पाउडर मिलता है। अब ये व्हाइट पाउडर किसका है, ये जो व्हाइट पाउडर है ना, ये होता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। अब ये रिएक्शन आपको कराने से पहले क्या चीज करनी होती है कि मैग्नीशियम रिबन को ना हम बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करा जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव होता है। तो वो ऑलरेडी हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन के साथ ना पहले ही रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पहले से ही उसके ऊपर क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। तो अगर हमें रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना है, तो ये लेयर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले उसको रब करते हैं। कई बार क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर भी इसमें जमती है। अब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर क्यों होती है इसमें, क्योंकि अगर MgO बन गया तो आसपास तो हमारे पास क्या है, CO2 भी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 के साथ ये रिएक्ट करेगा और मेरे पास MgCO3 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपसे MCQ में पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, MgO होगा हमारे पास, ठीक है।
तो यहाँ पे डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम आपको देखने को मिल रही है, ये चीज मैंने मेंशन करी है। व्हाइट पाउडर किसका बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, MgO का बन रहा है, और इसको क्लीन क्यों करना चाहिए, तो ये हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो एरो है, एक मैथ्स की इक्वेशन लिखनी सबको आती है, तो मैथ्स की इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + 3y = 6, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड RHS, इसको हम क्या बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये बीच में = का साइन आता है। तो यहाँ पे जो एरो है ये हमें बता रहा है कि कोई नई चीज बन रही है, फॉर्म हो रही है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा RHS, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा LHS। LHS पे हम क्या लिखते हैं, LHS में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं। रिएक्टेंट्स यानी कि जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो फाइनल रिएक्शन होने के बाद बना, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं दोनों, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स को हम एरो के इस साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट्स को उस साइड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये लिखा है हमने 2H2 + O2 फॉर्म्स 2H2O, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये है इनकी फिजिकल स्टेट, ये गैशियस हैं या ये लिक्विड हैं या सॉलिड हैं, ठीक है। अब ये जो इनके नीचे लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये उसके फॉर्मूला में ऑलरेडी होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन, हमें बताओ कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप H थोड़ी ना लिखोगे, आप क्या लिखोगे, H2 लिखोगे। अगर मैं कहूं सोडियम लिखो तो आप Na लिखोगे, आप Na2 थोड़ी ना लिखोगे ना। तो ये चीजें जो हैं ये इनके बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया सबस्क्रिप्ट। एक आता है कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट हम तब लिखते हैं जब हम रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स हो गए जिनको हम सबस्ट्रेट्स भी कह सकते हैं, ये MCQ में आ सकता है, मार्क कर लेना, ठीक है। बाकी चीजें तो सिंपल है, कुछ डिफरेंट जो चीजें हैं वो मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद ये इनके फॉर्मूलाज के नेम्स हैं, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला है तो इसका नेम क्या है, ग्लूकोज है। O2 आपको पता है ऑक्सीजन है, ये होगा इनके कोएफिशिएंट, और ये इनका जनरल फॉर्मूला। जैसे पानी है तो H2O होता है, सोडियम है तो Na है, हाइड्रोजन है तो H2 है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। जैसे क्विक लाइम है तो हमारे पास CaO आएगा, ठीक है। स्लेग लाइम है तो उसको हम क्या कहेंगे, CaOH2, ये फॉर्मूला है। एक होता है इनका जनरल नेम, एक होता है इनका केमिकल नेम। जनरल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्विक लाइम, स्लेग लाइम। अगर मैं आपसे इनका केमिकल नेम पूछूं तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना कैसे होता है। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको मेनली बता दिया है, बट अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ और चीजें भी यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि एक तो हम स्टेट लिखेंगे, ठीक है। स्टेट के लिए मैंने आपको बता दिया, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। AQ लिखा है तो इसका मतलब है एक्वस। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं L कब लिखना है और AQ कब लिखना है। देखो H2O अगर है, ठीक है, ये पानी है तो ये लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप L लिखोगे। बट अगर कोई भी ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है, पानी में डिसॉल्व हो रहा है दूसरा सब्सटेंस, तब आप AQ लिखोगे, एक्वस लिखोगे, ठीक है। जैसे आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, उस केस में आप क्या लिख दोगे, AQ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था ये कब आएगा, हीट के लिए आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, यील्ड्स यानी कि क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। देन ऊपर से हम कैटलिस्ट लिखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, C2H4। इसमें अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम निकल यूज कर लेते हैं, प्लैटिनम या पैलेडियम भी बहुत बार यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है C2H6। तो जिस भी सब्सटेंस को हमने एज अ कैटलिस्ट यूज करा है उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जो हीट है उसको भी हम कहाँ बनाते हैं, इसके ऊपर पे ही बनाते हैं। तो अगर मुझे मान लो कुछ बताना है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रही हूँ, तो आप ये ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रायंगल का यूज हमेशा आपको कहाँ करना है, आपको ऊपर ही करना है, ठीक है, इस तरीके से। बट इस रिएक्शन में ये यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलो इतना तो हमने देख लिया, ये काफी सिंपल सी हमारे पास चीज थी। प्लस यानी कि कंबाइन कर रहे हैं दोनों, जैसे कि अभी हमने देखा था दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो हम प्लस साइन वहां पे बना देंगे, और तो यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे ये लाइन देख लेते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द मोल्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन आर रिटन इन द फ्रंट।
जैसे कि जो हमारे कोएफिशिएंट्स है ना वो यही है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग, वो क्या है, कोएफिशिएंट्स ही हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंसिंग अब हम सीख लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर हमें गिवन है इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो एक हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, Zn प्लस H2SO4 बना रहा है ZnSO4 प्लस H2, ये तो समझ में आ रहा होगा दोनों क्या है, प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग के लिए हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड सेम है या फिर नहीं है। देखो Zn का एक एटम है, यहाँ पे भी Zn का एक एटम है, ठीक है, तो Zn तो यहाँ पे बैलेंस्ड है। H2 यहाँ पे भी H2, ठीक है, एक ही है। SO4 सब सेम है, ठीक है, सल्फर भी एक, ऑक्सीजन 4 एटम्स यहाँ पे बैलेंस्ड है। सो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या है, सेम है, विच मीन्स ये मेरे पास ऑलरेडी एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर आपको कोई भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन गिवन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है अगेन। तो यहाँ पे देखो जो मैं आपसे कह रही हूँ कि नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, वो होने क्यों चाहिए आखिर, वो इसलिए सेम होने चाहिए बिकॉज वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को वायलेट कर देंगे अगर वो सेम नहीं हुए तो। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास जो है वो क्या स्टेट करता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी सबने सुना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सेम यहाँ पे भी केस है, जो मास है हमारा उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो जो टोटल मास है ना वो कंजर्व्ड रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम सेम हुए सो जो हमारे पास मास है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा ना ऑब्वियसली। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं इसका मास कितना है तो कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करोगे तो अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तभी जाके LHS का मास और RHS का मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कुछ यहाँ पे अब हम बैलेंसिंग सीखते हैं। पहला वाला तो बैलेंस था, इसको देख लेते हैं। देखो एक Fe 3 Fe तो बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे 3 Fe हैं, अगर मैं आगे से 3 लिख दूं कोएफिशिएंट में तो बैलेंस हो जाएंगे ना, तो बैलेंस हो गए, ठीक है। O4 इधर पे देखो O तो एक ही है तो मैं आगे से क्या लिख देती हूँ, 4 लिख देती हूँ। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन अगर देखना है ना तो ये नंबर जो कोएफिशिएंट में है और ये नंबर जो सबस्क्रिप्ट में है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4 × 2 यानी कि हो गए ये 8। जबकि यहाँ देखें तो यहाँ पे तो 2 ही है, तो विच मीन्स ये तो बैलेंस नहीं है। तो अगर मुझे 2 से 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसको मैं वापस से लिख लेती हूँ जो भी अभी हमने करा है। तो दिस इज 3Fe प्लस 4H2O, दिस इज फॉर्मिंग Fe3O4 प्लस 4H2। अब वापस से एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3 Fe बैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस्ड है। एंड यहाँ पे 8 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, विच मीन्स ये हो गई हमारी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। देन H2 प्लस Cl2 बना रहा है HCl, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 Cl 1 Cl। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बैलेंसिंग हो जाएगी ना। तो ये पूरा क्या हो गया है, हमारे पास बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स वाले, काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं। Why should magnesium ribbon be cleaned before burning? मैंने अभी बता दिया, MgO की जो लेयर है उसको रिमूव करने के लिए। देन आता है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभी हमने देख लिया, ठीक है, ये हमारी पूरी बैलेंसिंग हो चुकी है ऑलरेडी। देन बेरियम क्लोराइड, अब ये समझने के लिए ना आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। बेरियम कैसे लिखते हैं हम, Ba2+, ठीक है, 2+। क्लोरीन कैसे लिखते हैं हम, क्लोरीन के लिए आता है Cl-। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है, क्रिस क्रॉस मेथड हमारे पास होता है। तो क्या आ जाएगा ये BaCl2, इसका जो चार्ज होता है इसके बेस में चले जाता है, इसका जो चार्ज होता है इसके बेस में चले जाता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का क्या होता है Al3+, सल्फेट क्या होता है SO4 2-, ठीक है। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो मैंने बताया क्रिस क्रॉस, तो ये आ जाएगा नीचे Al2। अब ये SO4 तो पूरा ऐसे ही रहेगा, इसके बेस में क्या आ जाएगा, इसका चार्ज, तो Al2SO4 3। तो दोनों फॉर्मूलाज हमें पता चल गए। उसके बाद आ जाते हैं बेरियम सल्फेट में, Ba2+, सल्फेट क्या है SO4
2 माइनस, ठीक है, दिस इज 2 प्लस। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, देखो प्लस और माइनस तो हमें पता है हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा BaSO4। इक्वल होने चाहिए तभी जाके कैंसिल होंगे, जैसे यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि सेम नहीं थे। उसके बाद आ जाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो Al3 प्लस एंड Al, रुको मैं इसे सही कर देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी Al3 प्लस एंड Cl माइनस, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन AlCl3, बिकॉज ये इसके बेस में जाएगा, ये तो 1 है, तो ये इस तरीके से बन गया। तो रिएक्शन पूरी लिख लेते हैं, देखो क्या बनेगा ये, दिस विल बी BaCl2 प्लस, यहाँ पे थोड़ी सी हम जगह छोड़ लेते हैं ताकि बैलेंसिंग करने में आसानी हो, Al2SO4 3, यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज BaSO4, दिस इज AlCl3, ठीक है। चलो Ba से स्टार्ट करते हैं, एक Ba बैलेंस्ड है, ठीक है। Cl2, यहाँ पे Cl कितना है 3, तो बैलेंस नहीं है, और 2 और 3 को मैं ऐसे बैलेंस कर भी नहीं सकती हूँ, है ना, तो उसके लिए कुछ देखेंगे। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको कर सकते हैं ना, तो इधर पे 2 आ जाएगा सिंपली, सो इट इज सिंपल, तो हमने ये कर दिया। SO4 3 है, यहाँ पे SO4 कितने हैं, देखो एक ही तो है ना, पूरा SO4 को अगर देखो, अदरवाइज सिंपली S अलग और O अलग ऐसे भी कर सकते हो, ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसीलिए इस तरीके से बता रही हूँ। तो SO4 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी, तो SO4 3 हो गए, बट अब बेरियम तो हो गया डिसबैलेंस्ड इधर पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसबैलेंस नहीं, वैसे अनबैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 है, तो इधर पे मैं लिख दूंगी 3। अब देखो क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लोरीन तो हो गए 6, बिकॉज 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 इंटू 2 तो 6 होता है, तो यहाँ पे ये 6 हो गए, यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे भी 6 हो चुके हैं, बिकॉज 3 इंटू 2 6, तो मेरे हिसाब से तो पूरा बैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे, रीचेक करेंगे, क्योंकि एक बार आपने बैलेंसिंग कर दी है तो आपको फिर से देखना पड़ता है कि जो चीज आपने लिखी है क्या वो सही है भी या फिर नहीं। 3 बेरियम, ठीक है, Cl 6 है, इधर पे भी Cl 6 है, एल्यूमिनियम 2 है, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे भी है, SO4 3 है, SO4 3 है, सो डन, ये भी हमारे पास हो गई है बैलेंस। तो ये कर लिया हमने, ये कर लिया। सोडियम प्लस वाटर, Na इज सोडियम प्लस वाटर क्या होता है, H2O होता है, ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो दिस विल बी H2। अब देखो सोडियम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो ये तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, और O तो एक ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चलो स्टार्टिंग से समझते हैं, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया है, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो एक चीज जो हमने पहले वाले में भी करी थी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके दोनों जो क्या होंगे 6, जैसे एलिमिनेशन मेथड भी होता है मैथ्स में, सेम उसी तरीके का यहाँ पे भी हमें यूज करना है। बट अगर हम वो नहीं करें तो हम क्या करते हैं, इधर पे अगर मैं 2 लिख दूं तो यहाँ पे टोटल 4 बन जाएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 बना देते हैं, बट फिर से यहाँ पे तो अनबैलेंस्ड हो गया है, Na, तो यहाँ पे 2Na अगर मैं लिखूं तो अब वापस से चेक करते हैं, 2Na इधर पे हैं, 2Na इधर पे हैं, यस फाइन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए है ना, तो देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, टोटल 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये हमारी बैलेंस्ड है। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जो हमने 3 इंटू 2 वाला सीन देखा था, कि दोनों को अगर मैं करूंगी तो 6 दोनों साइड हो जाएंगे, ठीक है, तो एक बार उसको करके देख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे बाद में। तो इसको मैं वापस से लिखती हूँ, दिस इज Na प्लस H2O एंड दिस इज फॉर्मिंग NaOH प्लस हेयर वी हैव H2। तो यहाँ पे अगर ये हम इधर पे फॉर्म करें, तो इधर पे हम अगर 6 बनाना चाहें तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, ठीक है, और इधर पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। बट यहाँ पे दिक्कत हमें क्या आ रही है कि ये जो 3 है ना, ये एक साथ नहीं है, तो अगर मैंने इधर पे 2 लिख भी दिया है तो यहाँ पे 4 + 1 5 हो गए, यहाँ पे तो 6 हो गए ना हाइड्रोजन, तो ये इस तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन पे ही बढ़ाते रहूं तो फिर भी ये कभी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास इवन नंबर आएगा हर बार, क्योंकि H2 है,
तो यहाँ पे आप 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, हमेशा इवन नंबर आएगा, जबकि यहाँ पे भी इवन नंबर आएगा बट इसके साथ +1 हो जाएगा तो वो ऑड बन जाएगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके से बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, तो ये वाली हमारे पास करेक्ट बैलेंसिंग होगी। ठीक है, उसके बाद चलो ये तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर दीज। तो यहाँ पे ये देखते हैं, चलो ये वाला तो हम पूरा पार्ट कर चुके हैं, पीछे ही हमने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यही वाला क्वेश्चन है ना आई थिंक, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे से हम प्रॉपरली अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो सॉल्यूशंस ऑफ अगर लिखा है इसका क्या मतलब बताया मैंने अभी कि ये होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस, AQ इनके लिए हमें लिखना पड़ता है। देन सोडियम सल्फेट इन वाटर, इन वाटर का मतलब वही है कि उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी AQ आएगा। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे स्टेट सिंबल्स भी हमको मेंशन करने हैं, तो देख लेते हैं। देखो बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2 हो जाएगा। ठीक है, देन आता है हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट, तो Na+SO4 2- होता है तो ये Na2SO4 हो जाएगा। जिन भी बच्चों को दिक्कत आती है फॉर्मूलाज बनाने में मुझे बता देना, एक अलग से सेपरेट हम सेशन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट सिंबल भी लिखने थे ना, वो मैं भूल गई जरा सा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो यहाँ पे हम वापस से लिख लेते हैं AQ प्लस इधर पे हमारे पास क्या था, सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 देन फॉर्म्स, यहाँ पे मैं फिर से भूल गई आज मैं बहुत भूल रही हूँ। चलो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, दिस इज अगेन एक्वस एंड दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, इनसॉल्युबल। ये सॉल्युबल नहीं है तो यहाँ पे एक्वस तो हम नहीं लिखेंगे, तो ये बेरियम सल्फेट बना रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4। तो देखो ये लिक्विड तो डेफिनेटली नहीं है, गैस तो ये होगा ही नहीं, एक्वस ये है नहीं, तो हमारे पास कौन सी स्टेट आएगी इसमें, सॉलिड वाली। क्योंकि ये जब प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है, वो इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे सॉलिड स्टेट आएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, जो हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है जो हम घर में यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये बन गई। अब NaCl हमारे पास क्या होता है, अगेन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सॉलिड। लिक्विड ये है नहीं, गैस ये है नहीं, एक्वस ये होगा नहीं क्योंकि ये सॉल्ट है, यहाँ पे S आ गया। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे अगर सोल्यूशन लिखा है, ठीक है, वैसे तो हमारे पास नमक क्या होता है, सॉलिड, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन मैंने देखा नहीं, सोल्यूशन लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, एक्वस ही लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया, देखो Ba और यहाँ पे एक भी है। ठीक है, बैलेंस्ड है, परफेक्ट। Cl2, अब यहाँ पे क्लोरीन कितने दिख रहे हैं आपको, एक ही दिख रहा है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। Na2 हो चुके हैं, परफेक्ट। SO4 तो पूरी मेरे को दिख रही है, अब तो बैलेंस हो गई है, बस हमें इतना लिखना था, वहां पे 2 लिखना था। ठीक है, देन आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास होता है NaOH, इन वाटर का मतलब है कि ये एक्वस सोल्यूशन है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोल्यूशन लिखा है अगेन, तो इसका मतलब होगा ये एक्वस है। देन ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो ये बनाएगा NaCl। सोल्यूशन लिखा है यानी कि एक्वस है अगेन, एंड वाटर। अब बताओ वाटर में क्या लिखेंगे, वाटर के लिए मैंने बताया था लिक्विड होगा वो। ठीक है, तो ये हमने इधर पे सिंपली कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या बैलेंस करना है, Na, ठीक है, दिस इज डन। OH, तो OH यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सेपरेटली देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन है यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, टोटल 2 हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे भी टोटल 2 हाइड्रोजन है, ये भी बैलेंस्ड है। एंड इधर पे एक Cl है, मुझे तो ये पूरा बैलेंस दिख रहा है, NaCl परफेक्ट एंड H2O, तो ये पूरा बैलेंस्ड है, इसमें कुछ हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 4 टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा है ना, कंबाइन हो रही है। कोई भी चीज अगर कंबाइन होती है मतलब आपस में जुड़ रही है, जुड़ के क्या बनाएगी, बड़ी चीज बनाएगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 छोटी छोटी चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं एंड एक सिंगल प्रोडक्ट हमको देती है। ठीक है, व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड दे गिव अस 1 सिंगल प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी सिंपल, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में
दो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय व्हाट रिएक्टेंट्स और कंपाउंड्स आर इन द रिएक्शन। क्योंकि दो चीजें जो कंबाइन हो रही हैं उसी से रिलेटेड फॉर्मूला तो बनेगा ना, जो भी फाइनल हमारा कंपाउंड बन रहा है उसका। तो यहाँ पे ए और बी अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है ये दोनों कंबाइन करके ए बी ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे बहुत ही इजी एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, अभी मैंने आपको बताया भी था। कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे किसकी रिएक्शन होती है, वाटर की। एक एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या बनता है, एक तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे बहुत सारी हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, देखो एक Ca है, एक Ca है, ऑक्सीजन दो हो गए, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन भी दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, विच मींस ये तो मेरे पास पूरी बैलेंस्ड है। यहाँ पे कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज क्विकलाइम, इसका जनरल नेम याद रखना, ठीक है। देन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया पानी, पानी ऐड करा तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। अगर क्वेश्चन आता है कि किसका हम यूज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। इसमें हम अगर वाटर एड अप करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम छोड़ देते हैं ना ऐसे ही, तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, CO2 होती है। तो क्या होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाता है उस CO2 से एंड बना देता है CaCO3 जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो प्रॉपर फिनिशिंग होती है, जो फिनिशिंग टच होता है वो इसी के फॉर्मेशन की वजह से ही मिलता है। आपने मार्बल सुना है, मार्बल सबको पता है काफी ज्यादा हमारे पास क्या होता है, शाइनी होता है, उसकी जो फिनिश है वो बहुत प्रॉपर होती है ना। तो मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3 ही होता है। तो जो प्रॉपर फिनिशिंग टच हमें मिलता है वो इसकी फॉर्मेशन की वजह से ही मिलता है। इसीलिए जब भी व्हाइट वॉशिंग होती है तो एक दो दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि CO2 रिएक्ट करे एंड वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाए। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। तो ये जो हमारे पास डू यू नो वाला पोर्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। दिस इज द टेस्ट, मतलब टेस्ट भी नहीं, बेसिकली रिएक्शन टाइप हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक मैंने अभी बताया, एक्सो, ठीक है, एक्सो इज आउट एंड थर्मिक इज हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट या फिर हम कहें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उसको हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो जहां पे भी बर्निंग होगी ना, आपको पता है किसी भी चीज को आप बर्न कर रहे हो तो हीट तो डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो विच मीन्स जो भी बर्निंग वाली रिएक्शंस आएंगी वो सब हमारे पास क्या होंगी, एक्सोथर्मिक ही होंगी। CH4 क्या होता है, मिथेन होता है। मिथेन को ही हम क्या कहते हैं, मिथेन को ही हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पे CO2 एंड H2O प्रोड्यूस हो जाता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। तो ग्लूकोज इज C6H12O6। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बायो में भी यूज होगी। तो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है। तो यहाँ पे अगेन क्या बनता है, CO2 एंड H2O, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए ये है हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सो क्या होती है। एक्सो तो आपने समझ लिया है, एंडो, एंडो को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, इन दो, ठीक है, अंदर दो। तो अंदर दो क्या, थर्मिक दो, यानी कि एनर्जी दो। तो विच मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज हो रही है आफ्टर द रिएक्शन, बट ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जाके वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, उसको हम कह देते हैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे अगर आपको आइस को मेल्ट कराना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे अगर हम आइस को मेल्ट कराना चाह रहे हैं तो हम उसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, टेम्परेचर है ना वहां पे, विच मीन्स वहां पे एनर्जी प्रेजेंट है, वहां पे हीट प्रेजेंट है, तभी जाके वो मेल्ट होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लकड़ी को जला रहे हो तब जाके आपको हीट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीज हो रही है और यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी हीट, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। देन आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रही है, डिकम्पोज होना, छोटे छोटे चीजों में टूटना, यानी कि एक हमारे पास रिएक्टेंट होगा, उसको आप एनर्जी दोगे एंड तब जाके हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा के भी हो सकते हैं। एंड डिफरेंस क्या है, ये जितनी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना, ये सब की सब क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। एंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। तीन तरीके से हम यहाँ पे हीट दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं बेसिकली। एक होगा हीट के फॉर्म में, दूसरा लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, एंड तीसरा हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में।
तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, एंड इन तीनों के बेसिस पे ही 3 नाम आएंगे। एक तो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हमारे पास होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो ये आप इजीली देख सकते हो। देखो ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास बड़ा सा रिएक्टेंट है, इसको मैंने एनर्जी दी, ठीक है, हीट के फॉर्म में हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे दो क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा हैं और रिएक्टेंट तो हमारे पास एक ही रहेगा। उसमें क्या था, रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 या 3 थे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा था वो एक ही बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। देन वी हैव, तो जनरल फॉर्म जो इसका है ना, वो इस फॉर्म में हम इजीली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी है, वो A प्लस बी में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास CO फॉर्म C प्लस O। देन कंपाउंड्स के फॉर्म में जो हम रिएक्शन देख सकते हैं वो है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये CaO एंड H2O में ब्रेक डाउन होता है। एंड रिवर्स अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन। अभी देखा ना, इन दोनों की रिएक्शन अगर हो रही है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट ये बन रहा है। इस केस में क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है एंड ये हमको प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं। ZnCO3 में हीट प्रोवाइड करेंगे तो एरो के ऊपर ट्राइंगल बनाना आप, ठीक है। तो ZnO प्लस CO2 यहाँ पे बन जाएगा। देन Al2O3 को ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो इस केस में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलेगा। अगर ये कार्बोनेट है तो जो हमारे पास एलिमेंट है, यानी कि जो भी मेटल है, वो और CO2 हर केस में हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये 2 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। देखो इसको समझ लेते हैं पहले। लाइमस्टोन अभी मैंने बताया था, जो CaCO3 है, मार्बल भी उसको कहते हैं, लाइमस्टोन भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम और CO2 में चेंज। तो इसका फिर हम फर्दर यूज कर सकते हैं किसमें, व्हाइट वॉशिंग में। तो ये वाली रिएक्शन अब हम देखते हैं। इसमें कलर भी पूछा जाता है, कलर क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी हमें ध्यान से देखने हैं। तो यहाँ पे अगेन हम अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, FeSO4 क्या होगा, फेरस सल्फेट। देखो 2 तरीके के आयंस होते हैं, एक होता है Fe2+, एक होता है Fe3+। 2+ के लिए आता है फेरस, और अगर हम बात करें किसकी, Fe3+ की, तो इसके लिए आता है हमारे पास फेरिक, ठीक है। तो अगर हम फेरस सल्फेट को हीट प्रोवाइड करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो गए, फेरिक ऑक्साइड देगा, SO2 देगा एंड SO3, यानी कि 2 यहाँ पे हमें गैसेस मिल रही हैं और एक हमें सॉलिड मिल रहा है। तो यहाँ पे कलर कैसे चेंज होता है, जो फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड होता है ना, हाइड्रेटेड में 7H2O होते हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो .7H2O, ये हमारे पास हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, इसका कलर होता है ग्रीन। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है MCQ के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं वो ग्रीन होते हैं ऑब्वियसली कलर में। जैसे ही इनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। और वो कलर कैसे चेंज होता है, Fe2O3 जो है ना, उसका कलर हमारे पास डिफरेंट होता है, एंड FeSO4 का कलर क्या होता है, दैट इज डिफरेंट। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज the green vitriol that we were talking about। तो ये हमने देख लिया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स दे लूज वाटर व्हेन हीटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये FeSO4 में पहले चेंज होगा, ठीक है। ये जनरली हमारे पास व्हाइट कलर का हो जाता है। एंड उसके बाद जैसे ही हमारे पास फर्दर ये ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास ये 3 चीजें मिलेंगी हमें, एंड यहाँ पे इनके कलर्स क्या होंगे, दैट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे फेरिक ऑक्साइड बन गया है तो इसका जो कलर है जनरली रेडिश ब्राउन होता है। उसके बाद और भी हमारे पास क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये तो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है, अगर इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं, इसमें भी हमने हीट प्रोवाइड करी, तो एक तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगी एंड O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें मिल रही है। ये दोनों तो हो गई हमारे पास गैसेस। हम देखते हैं यहाँ का, जो कि है हमारे पास लेड ऑक्साइड। कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्हाइट कलर का होता है एंड यहाँ पे हमें कौन सा कलर देखने को मिल रहा है, येलो। तो अगर आपसे मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि हमें एक रिएक्शन बताओ जिसमें व्हाइट टू येलो कलर चेंज हो रहा है, तो आप इसको बता सकते हो सिंपली, ठीक है। देन जो फेरस सल्फेट है वो डिकम्पोज हो रहा है इसमें, ये तो प्रीवियस वाली आ गई। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे हीट आपको देनी पड़ रही है। ये रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। जहां पे भी हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है।
तो फोटोलिटिक अगर वर्ड आएगा तो उसमें लाइट के फॉर्म में होगी। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। हम यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ने वाले हैं। पहले हम वाटर का डिकम्पोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। H2O वैसे तो ऊपर लिखा है, बट अगर मैं कहूँ कि H2O, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको रिएक्टेंट गिवन है तो आप प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। अब कर लो इसको बैलेंस। देखो इधर पे 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, इधर पे क्या है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा ना, तभी जाके तो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे आप कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे भी मैं आगे से क्या लिख दूंगी, 2, तभी जाके बैलेंस होगा। तो इस तरीके से हमने बैलेंस कर लिया। यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड करी है, इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए तो इसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये डायग्राम समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने टेस्ट कर रखा है। देखो एक तो आपने क्या ले लिया, यहाँ पे प्लास्टिक का मग ले लिया है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स इन्वर्ट करके, उल्टी करके हमने डाल दी हैं। उसके अंदर ये क्या डाले हैं हमने, ये हमारे पास हैं ये दोनों हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, और ये ग्रेफाइट रॉड के फॉर्म में हम लेते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है कार्बन का ही एक एलोट्रॉप, जो कि हम आगे समझेंगे। अभी के लिए समझ लो कि ये कार्बन के ही रॉड्स हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ रबर स्टॉपर लगाया है ताकि जो भी हम यहाँ पे पानी फिल करते हैं वो नीचे से ना जाए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो हमारे पास कैटायंस होते हैं ना, कैटायंस CAT, तो CA से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमेशा कहाँ जाते हैं, कैथोड में जाते हैं, तो CA पे ही जाते हैं। अब हमारे पास दूसरे होते हैं एनायंस, एनायंस हमारे पास कहाँ पे जाते हैं, एनोड पे जाते हैं। तो कैटायंस हमारे पास होते क्या हैं, कैटायंस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इसको जैसे मान लो मैंने M+ के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एनायंस को मैंने Z- के फॉर्म में लिख दिया। तो एनायंस हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो विच मीन्स एनोड मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और कैथोड मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। क्योंकि अगर कैटायंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास तो जाएगा नहीं, वो तो रिपेल करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो कैटायंस कैथोड में जा रहे हैं और ये पॉजिटिव है, विच मीन्स कैथोड होगा नेगेटिव, एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से आप अभी समझ लेना। तो यहाँ पे किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको डेफिनेटली ना थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज देना चाहूंगी कि अगर हम H2O की बात करें तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है किस किस में, H2O ब्रेक डाउन होता है H+ एंड OH- में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये H+ और OH-। H+ क्या है मेरे पास, कैटायन है, तो किधर जाएगा, कैथोड में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो H+ कहाँ गया हमारे पास, कैथोड में गया। H+ से मिलेगा H2, विच मीन्स कैथोड पे क्या मिल रहा है, मुझे H2 मिल रहा है। देखो ये कैथोड है ना मेरे पास, ये मिल रहा है क्या हमको, हाइड्रोजन, सिंपल। OH- कहाँ जाएगा, OH- मेरे पास जाएगा एनोड पे। OH- से O2 मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जहां ऑक्सीजन है वहीं पे से तो ऑक्सीजन मिलेगा ना। तो ये हमको किधर पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये मेरे पास क्या है, एनोड, तो एनोड पे मिल रहा है ऑक्सीजन, इजी टू अंडरस्टैंड। इधर पे रिएक्शन देखो, 2 एंड यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा ऑब्वियसली। तो किस रेशियो में मिल रहे हैं हमें, 2:1 में। तो कभी भी क्वेश्चन आता है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, तो 2:1। कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी देगा, वो कह देगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बताओ। ऑक्सीजन पहले आ गया तो ऑक्सीजन का कितना है, 1 पार्ट है, तो 1:2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इधर पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये आपको ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है ना गैस का, ये आपको कम वॉल्यूम दिख रहा है। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम तो ऑलरेडी क्या है, इधर पे ज्यादा है ना, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1, विच मीन्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिसीव्ड इट इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास चीज है, आपको ये पानी का लेवल नहीं देखना है, हमें तो गैस देखनी है ना, हमें तो गैस मिल रही है, तो हमें ये जो ऊपर का खाली वाला लेवल है ना वो देखना है, ठीक है। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद आ जाते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में। फोटोलिटिक यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो भी हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम कह देंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। जो हमारे पास AgCl और AgBr है, जैसे इनमें हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं ना, ये ब्रेक हो जाते हैं किस किस में, सिल्वर में और क्लोरीन, और यहाँ पे जैसे ब्रोमीन है तो ये ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे AgCl का जो कलर होता है ना वो होता है व्हाइट, AgBr का कलर होता है येलो, ये कलर्स भी याद रखना। अब यहाँ पे जब ये सिल्वर हमको मिलता है ना
तो ये सिल्वर, वैसे तो आपको पता होगा कि हम कहते हैं जनरली कि सिल्वर फिनिश है इसमें या फिर व्हाइटिश टाइप का, बट यहाँ पे हमें ग्रे कलर देखने को मिलता है, ठीक है, बिकॉज ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की वजह से सिल्वर बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका यूज हम किस में करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे सनलाइट आई, ये चाइना डिश है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये कैसा पड़ गया है, ये ग्रे पड़ गया है। क्यों पड़ गया, क्योंकि इसमें से क्या बन गई, अब ये Ag बन गया है, ठीक है, ये AgBr अब नहीं रहा, ठीक है। तो ये है, वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दे रिक्वायर एनर्जी, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। देन क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अभी बताया था ना, कैल्शियम ऑक्साइड का हम यूज करते हैं। एंड राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस नेम्ड विद वाटर, तो अगर आप CaO को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बनता है, हमें पता है, यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास रिएक्शन भी पूरी बैलेंस्ड है, तो बस लिख लिया हमने। उसके बाद y is the amount of gas collected in one of the test tubes, double the amount collected in the other, name this gas, जो कि डबल है, हाइड्रोजन क्या है, डबल है ना, क्यों है वो हमने अभी डिस्कस करा, क्योंकि 2:1 में है इन द वॉल्यूम, ये यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड हियर 2 moles ऑफ वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्रोड्यूस 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, 2 moles हाइड्रोजन के बन रहे थे, रिएक्शन में अभी देखा था, ठीक है। ये वाली हमारी जो रिएक्शन थी, 2 moles हाइड्रोजन के हैं, 1 mole किसका है, ऑक्सीजन का है, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। H2O में देखो, H2O की ही अगर हम बात करें, 2 हमारे पास एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। देयरफॉर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ 1 गैस कलेक्टेड इट इज ट्वाइस, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। देन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करने का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेस करने का मतलब होता है किसी की जगह लेना, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत ही वीक है, क्या वो एक ताकतवर वाले स्टूडेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, उसको उसकी जगह से हटा सकता है, ऑब्वियसली नहीं। बट वो जो ताकतवर वाला बच्चा है वो उस वीक स्टूडेंट को क्या कर सकता है, इजिली आएगा, उसको जगह से हटा देगा, उसकी जगह पे बैठ जाएगा, ऐसा होता है ना, स्कूल्स में भी होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है भाई, अगर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो देख लेते हैं Fe + CuSO4। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझनी है ना, तो इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको पढ़ा देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इसके लिए ट्रिक है, सबसे पहले ट्रिक बता देती हूँ। KNaCAMgAlZnFePbHCuHgAgAu, ठीक है। तो ये तो मेरे पास पूरी सीरीज है, लर्न कैसे करनी है। कौवे ने कहा मोगली, अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिक है। कौवे के लिए के आ जाएगा, तो कौवे ने तो Na, कहा तो Ca, मोगली तो Mg, अब जिंदगी तो अब के लिए हम Al यहाँ पे यूज कर लेंगे, सो इट विल बी Al। जिंदगी के लिए हम Zn यूज कर लेंगे, ठीक है। फटी के लिए क्या आ जाएगा, Fe, एंड पुरानी के लिए इट विल बी Pb, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, हो चुकी अगर हम कह रहे हैं, सो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ H। हो चुकी के लिए Cu आ जाएगा, है तो Hg, ठीक है। आगे आओ अगर मैंने कहा तो Ag एंड Au। तो ये तो सिंपल है लर्न करने के लिए, और आपको बाकी तो पता है कि क्या होता है, दिस इज पोटेशियम, Na क्या है हमारे पास, दिस इज सोडियम, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हो जाएगा, ये है हमारे पास क्या, दिस इज आयरन, दिस इज लेड, ये है हमारे पास हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन मैंने अलग से मार्क भी कर रखा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रिएक्टिव कहते हैं, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसके नीचे को हम क्या कहते हैं, ये लेस रिएक्टिव वाले हैं, सो ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, एंड दीज आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन के बिलो होते हैं। तो अगर हम कोई भी एसिड लेते हैं, देखो एसिड में क्या होता है ना, हमेशा ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर ज्यादा रिएक्टिव वाला हमारे पास एलिमेंट है तो वो इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। ये भी मेरे पास क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो अगर ये मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो यहाँ पे भी वही होगा, ये इसकी जगह ले लेगा हाइड्रोजन की, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस यहाँ पे बनेगा H2, ठीक है।
सेम चीज यहाँ पे भी है। Fe प्लस CuSO4 रिएक्टिविटी सीरीज वापस से देखो, Fe क्या है, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, वो ऊपर आ रहा है तो इसकी जगह ले लेगा, तो FeSO4 और Cu अलग से हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, विच मीन्स एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा है किसी भी कंपाउंड में। तो व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, तो उस रिएक्शन को हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ Cu प्लस FeSO4 इसका प्रोडक्ट मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सबसे पहले सोच लो कि क्या आपका आंसर होगा एंड उसके बाद मैं बताती हूँ। तो आपने तो सोच लिया ही होगा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन होगी ही नहीं, विच मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दिस रिएक्शन इज नॉट फेजिबल, ये रिएक्शन अकर ही नहीं करेगी, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि Cu क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या वो ज्यादा रिएक्टिव को हटा सकता है उसकी जगह से? नहीं हटा सकता, तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड ही नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब FeSO4 बन गया तो यहाँ पे कलर चेंज होगा। स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, इसका कलर होता है ब्लू, अब यहाँ पे FeSO4 मिल गया, इसका कलर क्या होता है, ब्राउनिश होता है। ठीक है, तो कलर चेंज हो गया, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन अकर करी है, जबकि ये वाली रिएक्शन अकर नहीं करती है। ठीक है, तो इसको हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। Zn प्लस CuSO4 ये भी पॉसिबल है। Zn क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, Cu को हटा देगा, तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। Pb की अगर हम बात करें तो ये भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे PbCl2 बन गया। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ने क्या किया, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को हटा दिया। डबल में क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। डबल डेटिंग सुना है, वैसे रिलेट कर लो। ठीक है, तो डबल डेटिंग जिस तरीके से होती है, यहाँ पे भी वैसे समझो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक्सचेंज कर दिया भाई आपस में इन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो यहाँ पे A पहले B के साथ था और C D के साथ था, इन्होंने कर लिया एक्सचेंज। A किसके साथ चला गया, यहाँ पे C के साथ चला गया, और B ने कहा मैं तो जा रहा हूँ D के साथ, तो AC और BD बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस वाली रिएक्शन है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। वहां पे तो सिर्फ एक हायर रिएक्टिव जो है, ज्यादा रिएक्टिव जो है, वो क्या कर दे रहा है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जा रहा है। ठीक है, तो एक रिएक्शन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो बेरियम सल्फेट बनता है एंड सोडियम क्लोराइड बनता है यहाँ पे। ठीक है, देखो दोनों की रिएक्शन हुई। यहाँ पे मैं आयन सबसे पहले आपको बताती हूँ। अगर इसकी मैं बात करूं तो Na प्लस एंड SO4 2- यही होंगे आयन्स ऑब्वियसली, तो ये दोनों आयन्स इसके हो गए। BaCl2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा Ba2 प्लस एंड दिस विल बी Cl-। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब ये आयन इसके साथ मिलके कोई आयन बनाएगा? ऑब्वियसली नहीं। अभी मैंने क्या बताया, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि जो हमारे पास लाइक है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, ऑपोजिट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो Na और Cl- क्या बना देगा, यहाँ पे Na और Cl- हमारे पास बनाएगा NaCl, तो NaCl यहाँ पे इसीलिए क्या बना है, NaCl बना है। तो अगर कोई किसी के दिमाग में मे बी ये क्वेश्चन आ रहा हो NaBa क्यों नहीं बना, तो इसकी वजह से नहीं बना है। ठीक है, चलो अब ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे तो सेम है चार्जेस ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो BaSO4 इधर पे हमको मिल जाएगा। बाकी इसकी बैलेंसिंग होती है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सोडियम थे 2 क्लोरीन, तो आगे से हमने क्या लगा दिया, इधर पे 2 लगा दिया। तो ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो आपको इधर पे दिख रहा है BaSO4 बेरियम सल्फेट, इसका क्या मिलता है हमको, इसका मिलता है PPT। अब PPT हमारे पास क्या होता है, देखो इसको हम PPT के फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे ब्रैकेट में। इसको हम एक प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन के बाद अगर एक इनसॉल्यूबल का मतलब जो पानी में नहीं घुल रहा है, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में या जिसमें भी हम रिएक्शन करा रहे हैं उसके बॉटम में सेटल हो जाता है। ठीक है, जैसे सैंड, अगर आप पानी में क्या करोगे, पानी में सैंड डाल दो तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगी, बिल्कुल ही नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, एक प्रेसिपिटेट ही है। तो ऐसे रिलेट करके आप समझ सकते हो। तो प्रेसिपिटेट जहां पे भी फॉर्म होगा उसको हम एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे।
तो कुछ रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट वाली ऐसी होती हैं जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे और वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है तो उसको हम एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने डिस्कस इधर पे कर ही लिया है। आई होप रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने ट्रिक बताई है उससे लर्न कर लेना। कोई और ट्रिक से अगर आपने लर्न करा है सो दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन, देयर इज नो इशू विद दैट। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे रिडक्शन पे। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक ही है, एक कोरोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन से रिलेटेड है ना ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे लर्न कर लो, सिंपल हो गया। ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन हो जाता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन को हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, और रिडक्शन को विच मीन्स हम इसका उल्टा कह देंगे तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। एक चीज लर्न कर लो, बाकी तीनों भी हमें याद हो गई, तो बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम इज एडेड, या फिर हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास, लॉस्ट या फिर रिमूव होगा। However, not all the oxidation reactions involve addition of oxygen or removal of hydrogen. ये वाला जो आगे वाला पार्ट है ना आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन हम उस प्रोसेस को भी कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे रिलीज होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। Na से क्या बनता है, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकलना होता है यहाँ से, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करें, अगर आपको पता है तो इसका होता है 11 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सो 281 होता है। अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट का मतलब होता है कि बाहर वाली जो शेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो यहाँ पे निकल गया वो इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें फॉर्म हो जाएगा, एक कैटायन में ये फॉर्म हो जाएगा, तो ये कैटायन में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, बट ये वाली आपके सिलेबस में है नहीं। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ सो दैट आप ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ठीक है। सिर्फ बोर्ड्स के लिए भी नहीं, आगे भी अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करोगे, आप पीसीएम लेते हो, पीसीबी लेते हो, ये चीजें ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं अगर आपको पहले से ही पता होंगी। सिर्फ रटी रटाई डेफिनेशंस आपको नहीं देखनी है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उसको समझो। थोड़ी सी डिटेल्ड हमारी वीडियो हो सकती है, पर मेक श्योर कि जितनी चीजें मैंने आपको समझाई है ना वो आप समझ भी रहे हो, ठीक है। सिर्फ रट के काम नहीं चलेगा, भले ही 10th ही है, इसको लाइटली मत लेना, अच्छे से प्रिपेयर करते जाना। अब देख लेते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा और जो ऑक्सीजन है ना वो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे से रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे से बताती हूँ, Cu+O2, कॉपर में मैंने ऑक्सीजन ऐड करा तो ये किस में चेंज हो गया, CuO में। कॉपर का कलर क्या होता है, कॉपर का कलर होता है ब्राउन। ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया ब्लैक में। और ये ब्लैक में क्यों चेंज हुआ, बिकॉज यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया विच इज CuO। अगर अब इस कॉपर ऑक्साइड को मैं फिर से क्या कर दूंगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दूंगी, तो यहाँ पे अगेन Cu मुझे मिल जाएगा एंड आई विल गेट H2O। तो ये भी हमारे पास इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो जो पहला प्रोसेस है ना, ये तो प्योरली मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जबकि जो दूसरा प्रोसेस है ना, देखने में तो हमें यही लगेगा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली ये मेरे पास सिंपली रिडक्शन होगा। बट हमें बहुत अच्छे से इसे समझना है, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास प्रोसेस है ना, दिस इज नॉट जस्ट लाइक रिडक्शन, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप कहोगे ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो रिडॉक्स में RED एंड OX। OX वर्ड किसके लिए आता है, ऑक्सीडेशन के लिए। RED किसके लिए आता है, रिडक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको एक रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। देखते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे हो रहा है रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। देखो CuO किस में चेंज हुआ, Cu में चेंज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल हुआ ना, तो यहाँ पे हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको तो बोलते हैं रिडक्शन। तो ये प्रोसेस मेरे पास रिडक्शन का है।
यहाँ पे देखो H2 किस में बदल रहा है, H2O में, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ गया, तो ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, इसीलिए ये है हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। रिडॉक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट दो टर्म्स और आते हैं जो कि है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये रिएक्शन हमने देखी, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये हमारे पास रिडक्शन हो रहा था। तो जो भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको आप क्या कहोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्यों भाई, ऐसा क्यों, अगर ऑक्सीडेशन उसमें हो रहा है तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ये रिड्यूस कर रहा होगा, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसको अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यही हमारे पास सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया। और एग्जांपल्स हैं, देखो ZnO + C, Zn + CO, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये क्या है, मेरे पास रिडक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली ऑक्सीडेशन। सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। इसको भी समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। MnO2 + 4HCl बना रहा है MnCl2, 2H2O भी बन रहा है और Cl2 भी बन रहा है। देखो MnO2 तो बदल गया MnCl2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गए, लॉस हो गए, ये क्या है मेरे पास, रिडक्शन है। HCl किस में चेंज हो रहा है, HCl मुझे क्लियरली दिख रहा है, H2O में बदल रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गए, तो ये प्रोसेस मेरे पास किसका हो गया, ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे ये अगर रिडक्शन है तो ये मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो ये क्या होगा, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सब तो डिस्कस कर लिया। देखो कोरोजन वाला टॉपिक इस चैप्टर में मेंशन्ड नहीं है, बट वो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ सो दैट बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर कोई भी हमारे पास मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, बट उसके साथ साथ और किसकी प्रेजेंस चाहिए है हमें, वाटर की या मॉइस्चर की। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या फिर वाटर, तो उसमें कन्वर्जन हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और उसकी जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है ना वो सब चेंज हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल ये देख रहे हो आप, ये हमारे पास कुछ ऐसे जंजीर होती है ना, जंजीर जो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उस तरीके से है। तो ये तो हमारी आयरन की बनी है, बिल्कुल चंगी भली है, बिल्कुल अच्छी है, बट इसमें क्या हुआ, रस्ट लग गया। ये जो ब्राउन कलर का होता है ना, ये हमारे पास रस्ट होता है। तो कलर भी पूछा जाता है, तो रस्ट का कलर क्या होता है, ब्राउन। आपने खुद अपने घरों में भी देखा होगा कि जैसे कोई भी अगर लोहे की चीज है वो ब्राउन ब्राउन चेंज हो जाती है, भले ही उसमें पेंट लगा हो, कुछ करा हो, कुछ टाइम के बाद तो ब्राउन कलर की हो ही जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें हो जाती है रस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रस्टिंग कैसे अकर कर रही है, देखो ये है मेरे पास आयरन। आयरन में क्या हुआ, इसने करी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये चेंज हो गया फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो Fe2O3, पहले तो मैं इसकी बैलेंसिंग कर लेती हूँ। 2 है यहाँ पे, तो इधर पे भी 2 लिखने पड़ेंगे। अब ये 2-3 वाला चक्कर हो गया, तो इधर पे एलिमिनेशन वाला जो अभी बताया था वो चीज मैंने अप्लाई कर दी। फिर से क्या हुआ, देखो Fe कितने हो गए, 4, तो ये तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो ये हो गई मेरे पास बैलेंस्ड, बट ये रस्ट नहीं है। ये जो Fe2O3 बनता है ना, फेरिक ऑक्साइड, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, X मॉलिक्यूल्स पानी के लेता है, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3.XH2O। ये है हमारे पास किसका, रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया, रस्ट में ये चेंज हो गया। हेंस इसी को हम क्या कह रहे हैं, कोरोजन कह रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस अकर कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, वो सब क्या हो जाती है, यहाँ पे फिनिश आउट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसी प्रोसेस को हम कोरोजन कह रहे हैं। जो नोबल मेटल्स होते हैं, जो भी आपको दिखे ना कि हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, तो जो भी हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, जैसे आपको पता है Ag है,
सिल्वर है, एयू गोल्ड है, प्लैटिनम है आपके पास, ये सब नोबल मेटल्स होते हैं जो कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो ये बिल्कुल भी क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो रिएक्ट नहीं करते हैं, हेंस इनमें कोरोजन नहीं अगर करता है। भले ही सिल्वर में थोड़ा बहुत कोरोजन आ जाता है सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जा रही हैं, हट जा रही हैं बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो है ही, उसके साथ साथ वाटर भी होना चाहिए, देन वी हैव एसिड, मॉइस्चर, इन सब की वजह से जो भी अनडिजायरेबल फॉर्म बन जा रहा है ना, उसी को हम कोरोजन कह रहे हैं। इट लीड्स टू रिडक्शन इन देयर थिकनेस, तो थिकनेस तो यहाँ पे क्या हो जाती है, रिड्यूस, आपने देखा होगा आयरन की जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो सब खराब हो गई बिकॉज उसमें जंग लग गई, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हमारे पास ब्रिज वगैरह भी बनते हैं ना आयरन के, उसमें कोरोजन को प्रिवेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अदरवाइज कुछ टाइम के बाद वो टूट जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रिवेंशन मेजर्स भी हैं, वो भी देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन आ गया, ब्लैक कोटिंग हो जाती है किसमें, सिल्वर में, और ये किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, Ag2S। ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर में, अगर आपके घर में कॉपर के वेसल्स होंगे तो उसमें देखना अगर बहुत टाइम हो जाता है ना तो अंदर से ग्रीन कलर की लेयर उसमें बन जाती है, और वो लेयर किसकी होती है ये भी पूछा जाता है। तो देखो ये बेसिक कार्बोनेट की लेयर होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है, लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में क्या दे देते हैं कि सिर्फ कॉपर कार्बोनेट या फिर सिर्फ COOH2, तो नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको हम एक बेसिक कार्बोनेट कहते हैं, सिर्फ कॉपर कार्बोनेट नहीं कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया है फेरिक ऑक्साइड, इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहेंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो रस्ट को सिर्फ फेरिक ऑक्साइड मत लिखना, इसको लिखना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देन आता है सिल्वर सल्फाइड जो कि है हमारे पास Ag2S। तो यहाँ पे जो सरफेस है कॉपर मेटल का, दैट इज कवर्ड विद अ ग्रीन लेयर, और ये ग्रीन लेयर किसकी है, बेसिक कार्बोनेट की है, जो कि क्या क्या कंटेन करता है, एक हाइड्रोक्साइड और दूसरा कार्बोनेट, ठीक है। इस मिक्सचर को ही हम बेसिक कार्बोनेट कहते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पास कॉपर का कोरोजन हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ना, अभी मैंने आपको बताया ये ग्रीन कलर की लेयर ही क्या है हमारे पास, उसका कोरोजन वाला फॉर्म है। ये है हमारे पास सिल्वर, देखो ये सब तो प्रॉपर है, इनमें क्या हो गई, रस्टिंग हो गई है हल्की हल्की, और इसमें तो बहुत ही ज्यादा रस्टिंग हो गई है, तो इसमें ब्लैक कोटिंग आ गई है, ठीक है। देन ये हमारे पास रिएक्शंस है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये वाली हमारे पास हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड वाली, और ये हमारे पास आ गई है किसके लिए, ये सिल्वर के लिए है, और ये वाली आपके पास है कॉपर के लिए। ये वाली रिएक्शंस उतनी पूछी नहीं जाएंगी, बट जो फॉर्मूला है ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला, इसको आप याद कर लेना। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, थोड़ी मैंने मैथ्स की लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर दी, क्लास 12th में जो आप देखोगे, नॉट डॉट प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास फॉर्मूला आया था इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में क्या है हमारे पास बेसिक कार्बोनेट है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अब कोरोजन अगर हो रहा है तो इसको प्रिवेंट हम कैसे करें, ये भी तो एक बात है ना। पेंट कर सकते हैं, अभी डिस्कस करा, बट स्टिल कोरोजन तो हो ही जाता है। ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ठीक है। When some grease oil is applied to the surface of an iron object, air and moisture directly contact में नहीं आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास आयरन है ना वो बच जाएगा। गैल्वेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर जो आयरन की लेयर है हमारे पास, ठीक है, बेसिकली आयरन की रॉड ले लेती हूँ मैं, इसके बाहर से मैंने क्या कर दिया, जिंक लगा दिया है, तो जिंक अगर मैंने लगा दिया है तो जिंक रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि वो क्या है, बाहर है। अब देखो, कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी, ठीक है, अब जिंदगी फटी पुरानी, तो जिंक क्या है, उसके ऊपर है, जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो बाहर से अगर जिंक की लेयर है तो जिंक रिएक्ट करेगा ना, Fe नहीं रिएक्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर Fe है, जो अंदर आयरन है वो बच जाएगा, तो उसमें रस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें हम किस मेटल का यूज करते हैं, जिंक का, ये आपको ध्यान देना है। देन आता है एलॉइंग। एलॉय का मतलब होता है अगर हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को क्या करेंगे, आपस में ही मिक्सअप कर देंगे, एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे, उसी होमोजेनस मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। एलॉय की वजह से ना जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो रस्ट से बच जाता है, क्योंकि फिर क्या होती है, अच्छी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं किसकी, एलॉय की। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल को किसी दूसरे मेटल या इवन नॉन मेटल्स के साथ अगर हम मिक्स करेंगे तो इसको हम एलॉय कहते हैं। व्हेन आयरन इज एलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल, तो स्टेनलेस स्टील बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज आएगा आपके पास, ठीक है। देन ब्रास होता है हमारे पास, तो ब्रास क्या होता है, ये पीतल कहते हैं हिंदी में, कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं, ठीक है। ब्रास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, कॉपर
एंड जिंक होता है। तो इससे क्या बन गया हमारे पास? ब्रास। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये सब कुछ आपको मेटल्स वाले चैप्टर में मिलेगा। अभी तो हम छोटी छोटी बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो है ना, वो बिल्कुल रस्ट ही नहीं होता है। घर में आपके बहुत सारे बर्तन होंगे स्टेनलेस स्टील के, तो वो रस्ट नहीं होते हैं ना कभी। क्यों? क्योंकि उसमें एलॉय हमने बना रखी है। किसकी है वो? आयरन की, दैट इज अलॉयड विद क्रोमियम एंड निकल। तो उसकी प्रॉपर्टीज काफी अच्छी हो चुकी है, तो उसमें रस्टिंग अब नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ब्रास, जिसको हम क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। ये हमारे पास गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस हो गया, सिंपल सा। देन यहाँ पे रैंसिडिटी वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका डिलीटेड है, तो इसको आप रहने दो, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज। मैंने अभी बता दिया था कि अगर हम आयरन को ऐड करेंगे किसमें? CuSO4 में। इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखना, कभी भी ना मेक श्योर कि आप जो फॉर्मूलाज लिख रहे हो वो कर्सिव राइटिंग में ना आए, वो एज इट इज लिखने चाहिए। देखो CuSO4 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? FeSO4 आ गया। ये फिर से थोड़ा सा पेन की वजह से दिक्कत हो रही है, अदरवाइज मैं वैसे ही लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे FeSO4 आ गया प्लस Cu। अब अगर आपसे पूछ रहे हैं कि इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, तो FeSO4 के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि Fe ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन। तो ये एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे AgCl का अगेन व्हाइट पीपीटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें भी हमारे पास बेरियम सल्फेट का पीपीटी बन रहा था, यहाँ पे AgCl का हमें पीपीटी देखने को मिलता है। तो ये हो गया। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। Na हो गया प्लस O2, यहाँ पे हो गया Na2O, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 4। तो आई थिंक ये डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका? Na का। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो मेरे पास ऑक्सीडेशन है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो ये क्या होगा? हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास ऑक्सीजन होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन क्यों होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि यही तो इसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है एंड दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। देन है CuO प्लस H2। तो ये रिएक्शन हम देख भी चुके हैं, तो इसमें आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम होगी। देखो CuO इसमें चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये मेरे पास क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, H2 किसमें चेंज हो रहा है? H2O में। ये ऑक्सीडेशन है। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा? अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर ये स्क्रीन पे उतने अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दिस H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हमें बैलेंस करना है, तो कर लेते हैं। HNO3 प्लस CaOH2। तो देखो हाइड्रोजन इधर पे हमें कितने दिख रहे हैं? एक 2 और 1 3। इधर पे कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो ये बैलेंस तो नहीं है, इसको छोड़ देते हैं अभी। NO3 देखो कितने हैं? 2 हैं। इधर पे मैं 2 लिख दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा ना। Ca तो इतना ही है। अब देखो वापस से हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 2 ही हैं, तो इधर पे आगे से 2 लिख देती हूँ ना। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 इंटू 3, एक तो ये आया 6 प्लस यहाँ पे 2। ठीक है, टोटल 8 हो गए। इधर पे कितने हैं? 6 प्लस 2 8। इधर पे भी सेम है। रीचेक करते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 4, तो 2 यहाँ पे भी हैं। सॉरी, इधर पे टोटल कितने हैं? 4 हैं। N इधर पे 2 हैं, N इधर पे 2 हैं। ऑक्सीजन 6 प्लस 2 8 है, इधर पे 6 प्लस 2 8 हाइड्रोजन है। कैल्शियम एक एक है, तो ये सब पूरा बैलेंस हो गया। बस इधर पे हमें 2 और इधर पे 2 ऐड करने की जरूरत है। फिर NaOH प्लस H2SO4। देखो Na 2 है इधर पे, तो 2 लिख दो। ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं? 2 प्लस 4 6 दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 लिख दो, 6 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। SO4 देखो SO4 वाला पार्ट पूरा डन है। 2 सोडियम डन है। ऑक्सीजन हमारे पास ये वाले 2 डन है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन 4 डन हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास। इसको मैं मिटा देती हूँ, अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। तो ये हमारे पास हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। NaCl प्लस AgNO3। तो यहाँ पे NaNO3 और AgCl ये तो पूरा ही बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 अभी हमने देखा था इधर पे 2 आ जाएगा, तो पूरा हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया है। इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है इधर पे। रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है। 2 एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स तो काफी सारे हम देख ही चुके थे ऑलरेडी, ये हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कोई सा भी आप कर सकते हो। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा हमारे पास, दिस विल बी रिडक्शन। ठीक है, तो इधर पे हम रिडक्शन कर रहे हैं, सो ये एग्जाम्पल्स रिडक्शन के आ गए। देन अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक। अभी हमने Cu का एग्जाम्पल देखा था, मैंने आपको बताया था अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो गई, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये होता है खुद में कौन से कलर का, ब्राउन, और ये किस में चेंज हो गया हमारे पास, ब्लैक कलर में। तो नेम द एलिमेंट एक्स, तो ये एक्स क्या है हमारे पास, कॉपर है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हम कर चुके हैं। एंड ऑल्सो इसी चैनल पे आपको ना सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। मैथ्स कवर हो रहा है यहाँ पे, सोशल स्टडीज हो रहा है, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स यहाँ पे गौरव सर आपको पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री मैंने बता दिया, बायो, संस्कृत, तो और भी जो सब्जेक्ट्स है ना वो एड अप यहाँ पे होने वाले हैं। सो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आगे भी हम बहुत सारे लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर।